13 लाख लगभग इग्नो स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे चुके हैं राकेश कोल मेरे साथ मौजूद हैं। और देखिए, बच्चों को सही राह पर लेकर जाना, बच्चों को समझाना, उसके लिए जो है एक अहम भूमिका जम्मू कश्मीर में जो है राकेश कोल ने निभाई है। और जब इग्नो जम्मू कश्मीर में आया था और उसको लेकर क्या कुछ अवेयरनेस की थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। राकेश जी, बताइए ना, वो समय जिस तरह से आपने बातचीत की है कि 13 लाख स्टूडेंट्स को जो है अपने गाइडेंस दी है, उन्हें बताया है, और इग्नो जो है वो कब जम्मू में आया? देखिए, जब से हमारा विस्थापन कश्मीर से हुआ तो पढ़ाई छूट गई थी, क्योंकि नौकरी पेट भी पालना था। मेरी एज उस वक्त लगभग 17-18 के आसपास थी। मैंने 11th पास किया था, 11th में फेल हो गया था, मैं सीधी बात बताता हूँ आपको। तो फिर जब यहाँ एडमिशन, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, तो मुझे कहीं पता चला, इग्नो इग्नो का बारे में मुझे पता चला, तो मैंने पता किया। तो कहीं ओल्ड कैंपस यूनिवर्सिटी में एक छोटा स्टडी सेंटर हुआ करता था, वहां मैंने पता की फार्म लाया, तो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने साथ साथ में बाकी लोगों को भी कर दिया। उसके बाद मुझे मौका मिला दिल्ली जाने का। मैं उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेट होम मिनिस्टर मकबूल डार का पीए था, तो मगर मुझे दिमाग में था ये इग्नो जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ये हुआ करता था करनाल में, हरियाणा में। हरियाणा के साथ आता था पंजाब भी, जे&के भी, पर यहाँ नहीं था। तो ऐसे तैसे हमने एक किया। तो मेरे साथ जान पहचान थे, इंजीनियर के भट्ट साहब थे, वो उन दिनों रीजनल डायरेक्टर थे करनाल में। तो एक एप्लीकेशन उन्होंने ही इनिशिएटिव किया है। तो मैं उस वक्त जब मंत्रालय में था, तो हमने SR बुमई साहब थे एजुकेशन मिनिस्टर, तो हमने एक किया, तो सेटअप करा दिया जम्मू कश्मीर में। तो पहले क्योंकि हालात कश्मीर में ठीक नहीं थे, तो जम्मू में, तो कॉमर्स कॉलेज में हमें MOU साइन हो गया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और इग्नो के दरमियान, तो हमें जगह दी फ्री ऑफ कास्ट। तो वक्त बदलता बदलता गया, तो कश्मीर से भी आवाज उठने लगी, तो ये शिफ्ट होने लगा। मगर मैं उस वक्त, एक पत्रकार थे कश्मीर टाइम्स में, प्रभु राजदान, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको 99 की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया कि नहीं, ये रोकना है जम्मू में, क्योंकि हर वक्त हमने देखा था जब भी कोई चीज आता था वो चला जाता था वहां, तो इसको भी लेते थे। अच्छा, उस समय भेदभाव बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैंने खुद पर्सनली, हम रातों गुजरे तो हमने पेपर में निकाल दिया, वो बड़ी हेडलाइन, मुझे मेरे पास वो अभी भी मौजूद है, वो हमने निकाल दिया। तो वो रुक गया, तो वहां खुल गया दूसरा नोडल ऑफिस खुल गया, वो काम करने लगा। हम 2-4 बंदे ही करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त यहाँ पर जो तादाद थी वो 1200 कुछ था, जो एंटायर जे&के के थे। तो वही आहिस्ता 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 4500 पे पहुंच गया है। आहिस्ता 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 तक आने वाले जो समय आ गया, ये बढ़ता गया। जब 2008-2009 में है, ये क्रॉस कर गया एक साल में लगभग 30-30 हजार। उसके बाद ये 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 एक साल में एडमिशन होता रहा, क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी। डिजिटल वैलिडिटी इसकी है, मान्यता इसकी है, जम्मू कश्मीर में भी मान्यता है, हिंदुस्तान में भी मान्यता है, और बाहर भी मान्यता है। ऑलमोस्ट इसमें ज्यादा कितने स्टूडेंट्स को आप गाइड कर चुके हैं इस वक्त? मेरे ख्याल से आप जब भी कहीं भी जाओगे, जो खासकर जम्मू कश्मीर में, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक है, चाहे श्राइन बोर्ड है, चाहे जम्मू हाई कोर्ट है, आप उनसे किसी को भी पूछ सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन कहां से, आपको किसने गाइडेंस दी, आज आपने प्रमोशन ले लिया, आप बेस क्या हुआ है। या कुछ ऐसे भी लोग थे, क्योंकि यहां से बच्चों को भेजते थे बाहर वाले, इधर इंजीनियरिंग करने के लिए भेजते थे, तो वो वहां दूसरे काम में लगते थे। उनको पता ही नहीं होता था, उनके पेरेंट को, कि उनको 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक सेमेस्टर भी पास नहीं है। तो जब वो आते थे, वो डिप्रेशन में होते थे, उनके माँ बाप भी डिप्रेशन, उनके बच्चे भी डिप्रेशन। उनको मैं ले आता था, उनको मैं गाइडेंस करता था। आज कम से कम 55 के आसपास फैमिली ऐसी है जिनको वो गाइडेंस करके आज वो नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट में कर रही है या प्राइवेट में कर रहे हैं। उन्हें शादियां भी की, बच्चे भी उनके वो दुआएं दे रहे हैं। देखिए, आप किसी को अगर एजुकेशन की तरह रोजेंगे, आप उसको प्रॉपर गाइडेंस देने में कोई हर्ज नहीं है आपको। मैं ये कहता था, जब मैं कहीं जब बैठता था दफ्तर में, मैं ये नहीं समझता था कि ये मेरे टेबल का काम नहीं, ये उस टेबल का काम था। मैं हर चीज काम खुद कर सकता था, और समझाता था। मैं अपना लंच स्किप करता था, मैं अपनी चीजें स्किप करता था। मगर दूर दराज से जब कश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, पुंछ, राजौरी या कहीं और से बिलावर से आता था, मैं उसको पहले गाइड करता था, फिर मैं जाता था, क्योंकि उसको वापस जाना होता था। वो जम्मू में उसके पास पैसा नहीं होता था खर्च करने के। मैंने ये एक अच्छा, और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने इस एजुकेशन के सेक्टर में इतना काम किया है। कितने स्टूडेंट को गाइड, कितने स्टूडेंट्स हैं? लगभग 13 लाख के ऊपर से है, ऊपर ही है। इसमें एंटायर जे&के है, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट मेन है, जहां के लगभग कोई नहीं, 1.5 लाख
जो टीचर्स है उन्होंने ग्रेजुएशन भी की है, उन्होंने बीएड भी की है, उन्होंने मास्टर्स भी किया है यहाँ से। अगर आप कभी भी कोई खंगालोगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जुड़ा होगा एंटायर जेएंडके में, आप देखोगे उसने इग्नू से किया होगा, तो वो जरूर मुझसे जुड़ा होगा। वो कोई नहीं है आज जो मुझसे जुड़ा नहीं है। हमने, मेरा एक इनिशिएटिव था, एक मेरा पहले से ही था, सोशल सिस्टम का था, मेरे एक नेचर ही ऐसा था कि मैं किसी को ये नहीं देखता था कि ये किसी चीज से महरूम, खासकर एजुकेशन से महरूम रहे। ये मेरा एक उसूल था। उसके बाद एक और भी घटना, जब इग्नो का बहुत बार हमें निकालना पड़ा, यहाँ से हमें निकलना पड़ा इस कॉमर्स कॉलेज से, प्रेशर आता था। फिर बड़ी कोशिश की हमने, तो हमने जमीन खरीदी जेडीए से। उस पर भी हमें बहुत टाइम लग गया, उस पर भी बहुत अड़चने आई, मगर 2019 में मैं कामयाब हो गया। ये एक रिकॉर्ड है, 14.5 कनाल जमीन में एक भव्य रीजनल सेंटर इस वक्त बनतालाब में खड़ा है। वो भी मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है। उसमें भी आपने संघर्ष किया? बिल्कुल, उसमें आप ये थे, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन थे असगर सामून साहब। आप उससे भी कभी पूछ सकते थे मैंने कितनी डांटे खाई है सेक्रेटरीट में। मुझे जब दरबार होता था श्रीनगर में, मैं वहां गया, वहां से भी मैंने इवन रीजनल सेंटर श्रीनगर के लिए भी मैंने 50 कनाल जमीन के लिए आवेदन दिया है। मेरे हाथ से वहां नोट पड़ा है, वहां के लिए भी किया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ के लिए फिर यहाँ बिल्डिंग भी बनी है, लगभग 8.5 करोड़ के आसपास बिल्डिंग भी खड़ी है। आज वहां स्टाफ भी ऐश कर रहा है, आज बाहर के लोग भी ऐश कर रहे हैं, और हमारा जो दायित्व, हमने अपना दायित्व निभाया। राकेश जी, वो दौर कैसा था जब आप विस्थापित होकर जम्मू पहुंचे? फिर आपने कुछ समय के बाद ये चीजें जो है शुरू की कि एजुकेशन पर आपने फोकस किया। वो दौर कैसा था? क्या दर्द था उसके बावजूद भी आगे बढ़ने के लिए? देखिए, कभी कभार जब हम गहरी नींद में सोते तो जाग जाते, हमें कुछ ऐसे सीन याद आते हैं तो रोना आता है। ऐसी बात नहीं कि हम ऐसे नहीं थे जैसे हमें लोग देख रहे हैं। जिसके पास 3 मंजिला मकान, 12-14 कमरे, उसको आप एकदम लाओगे और कहीं टेंट, सड़क पे या टेंट में या गाय भैंसों के तबेले में लाओगे लिए, उसके लिए क्या होगा? जिसने 35 डिग्री से ऊपर देखा नहीं, जब उसकी माँ, उसकी दादी यहाँ पर 45 डिग्री में आ गई, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी? जब सांपों और बिच्छू में सोना पड़ा, उसके लिए क्या होगा? ये चीजें कुछ ऐसी थी बड़ी दर्दनाक। हम यही कहते हैं कि दुश्मन को भी ऐसा नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग उसको अलग तरीके से लेते हैं, मगर हम यही कहेंगे ऊपर वाले की, और खासकर जो जम्मू में हमें उस वक्त जो एक सहारा जम्मू ने दे दिया है, हम बिल्कुल, हम अभी कभी भूलेंगे नहीं है, हम कभी भूलेंगे नहीं है, और ये बोलने वाली बात भी नहीं है। तो ये चीजें हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बातें करते हैं, तो मैं उनको, उन बातों को ध्यान भी देना नहीं चाहिए। राकेश जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा। देखिए, अब जितने भी स्टूडेंट को आपने गाइडेंस, वो आपको मिलते तो होंगे, आप क्या कहते हैं, जो जॉब में या बड़ी बड़ी पोस्टों में जिन वो आप मैं कहूंगा, चाहे बीएसएनएल है, चाहे डीजीएम है, जीएम है, इवन जो हमारा पुलिस विभाग है, इवन एसपीओ से लेके आईजी तक, डीआईजी तक, एसएसपी तक, उसके बाद जेएनके बैंक में आप जनरल मैनेजरों तक, वो कोई जगह ही नहीं मिलेगी आपको। श्राइन बोर्ड में कम से कम लगभग 400-500 लोगों ने किया है, हाई कोर्ट में 400-500 लोगों ने किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट लगभग 150 लोग। जब भी मैं कभी कहीं निकलता हूँ, मेरे साथ जब फैमिली होती है वो हैरान होती है, क्योंकि मुझे हर कदम के पास रुकना पड़ता है, मुझे दुआ सलाम करनी पड़ती है, और मुझे याद भी नहीं होता ये कौन है। मैं उनको माफी मांगता हूं कि मुझे याद नहीं रहता उसके लिए, मगर मैं कोशिश करता हूं कि नहीं, मेरी वजह से अगर किसी का इस वक्त उनका घरेलू सिस्टम ठीक है, मैं अपने आप को खुशहाल समझता हूं। राकेश जी, तो देखिए, राकेश जी ने देखिए कितना अच्छा काम किया है। एक तरफ जो है विस्थापित होकर जम्मू पहुंचे थे, और उसके बाद एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया, इग्नो को लेकर संघर्ष किया, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उस समय इग्नो से स्टडी करते थे, उनको प्रॉपर गाइडेंस दी इन्होंने, और आज वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे अलग अलग सेक्टर्स में जो भी है। जी, बताना चाहता हूँ बीच में, मैं जब भी किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ ना, मुझे आज तक कहीं अड़चन आई नहीं, मैं सीधी बात बोलता हूँ, क्योंकि आपने नेक नीति से काम किया ना। मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, मगर वो खुद कुर्सी से उठते हैं। इससे ज्यादा क्या रेस्पेक्ट आपको चाहिए? यही चीज एक ऐसी है जो इंसान को हर वक्त याद करता है। तो आज यही कहना चाहता हूं मैं कि अगर आपके पास सामने सिस्टम है, एजुकेशन फैसिलिटी है, आप उसको ले लीजिए, कर लीजिए, ये मौका होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो शुक्रिया। तो देखिए, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, सब लोग शेयर कीजिए और अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दीजिए।
गाइडेंस दीजिए, ताकि वो आने वाले समय में, देखिए जिसके पास शिक्षा होगी ना उसके पास सब कुछ होगा, याद रखिएगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, कहीं से भी दीजिए लेकिन दीजिए जरूर। और ताकि बच्चा आपका पढ़ के आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, अपने आपका भी नाम रोशन करे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।